फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। मैं हैरान था, अचंभित था ये देखकर कि जिस इंसान ने अदालत में खड़े होकर अनगिनत कानूनी मामले जीतकर पूरे देश में नाम और शोहरत कमाया था, आज वही प्रख्यात वकील उसी भरी अदालत में जमीन पे गिरा हुआ था। वो इंसान जो अपने काम और सफलता के लिए मशहूर था, जिसके शानो शौकत के चर्चे होते थे, आज वही इंसान जमीन पे तड़प रहा था। उनको आराम देने की सभी कोशिशें व्यर्थ लग रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था, नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकते। जिस इंसान ने जिंदगी अपनी शर्त पे जी हो, जिसने अपना मुकद्दर खुद लिखा हो, वो इंसान ऐसे नहीं मर सकता। वो इंसान जिसने अपने हुनर, काबिलियत और कठोर परिश्रम से इतनी सफलता और शोहरत पाई हो, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। महान जूलियन मेटल से मेरे ताल्लुकात 17 साल पुराने। जब मैंने उनके दफ्तर में काम करना शुरू किया था, धीरे धीरे हमारे संबंध अच्छे होते गए। शायद मैं उनको सबसे करीब से जानता था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही जूलियट मेंटल है। 17 साल पहले क्या तेज था इनकी आंखों में, मानो पूरी दुनिया इन्हीं पे निर्भर करती हो। हर चीज को अपनी ही शर्तों पे करना, या यूं कहूं कि हर परिस्थिति को अपने काबू में रखना इनकी आदत सी थी। शायद मुझ में भी कुछ बात रही हो, तभी तो इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने मुझे चुना। एक मामूली लड़के को जिसका दूर दूर तक चालाकी से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, बस ये कि मैं अपने बलबूते पे हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़कर आया था। जूलियन के साथ काम करना खुशनसीबी थी मेरी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, जितनी शक्ति वो दुनिया को दिया करते थे, उनके अंदर उतना ही नर्म दिल एक बच्चा सा छुपा हुआ था, जो भावुक भी था और नादान भी। उनका शानदार भव्य बंगला या चमचमाती लाल रंग की फेरारी के पीछे कुछ तो रहस्य था, जो सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक अजीब सा अकेलापन होने लगा था। कुछ तो राज था जिसका असर उनके काम और व्यवहार दोनों पे दिखने लगा था, और शायद यही उनकी बेचैनी का कारण भी बन रहा था। शायद दुनिया की इस दौड़ में वे पीछे रहना नहीं चाहते थे, तभी तो शोहरत और कामयाबी की भूख उन्हें दिन पर दिन निगल रही थी। ये तुम क्या कर रहे थे जूलियन? सब कुछ तो था तुम्हारे पास, फिर भी ये कैसी भूख थी तुम्हें? क्या कुछ पाना था तुम्हें? क्या चाहिए था तुम्हें? किस चीज की तुम्हें तलाश थी? आधी उम्र के होके भी वे बुजुर्ग लग रहे थे। एक गहरी थकान उनके चेहरे पे हमेशा कायम थी, और साथ ही वे हंसना भी भूल गए थे। मुझे अभी याद है, जब वो मुझसे अपने खालीपन की शिकायत करते थे, वे कहते थे कि अब वो वकालत से उब चुके हैं। आज दिल का दौरा पड़ने से वही महान इंसान जमीन पे यूं गिरे हुए थे, जैसे मानो कि प्रकृति ने उन्हें जिंदगी के असली मायनों से मिला दिया। दूसरे के लिए जीना यही वजह थी जो कि नौजवान जूलियन ने वकील बनने का सपना देखा था, पर अब ये वजह कहीं गुम हो चुकी थी। इस खालीपन के पीछे एक गहरी कहानी थी। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे दाखिले से पहले फर्म में जूलियन के साथ एक बड़ी घटना घटी, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तब मुझे ये दीवारें पर्दों से मजबूत मालूम पड़ी। इस राज से मैं अब तक अनजान था। कोई भी उस बात का जिक्र नहीं करता था जिसने जूलियन से शायद उनका ज़मीर छीन लिया। मुझे जानना था कि उस रोज जूलियन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की ये हालत की, और आज मेरे ही सामने जूलियन पड़े हुए थे और मैं हमेशा की तरह कुछ न कर सका। चैप्टर 2। अब कंपनी जूलियन के बिना अपाहिज सी होने लगी थी और तुरंत ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो कुछ भी कहा गया उसने मुझे झंझोर कर रख दिया। सबसे पहले सभी को सूचित किया गया कि जूलियन मेंटल को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आगे जो मैंने सुना वो शब्द मुझे आज तक याद है। मुझे ये बताते हुए बेहद दुख है कि जूलियन ने हमारे परिवार को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया है। मुझे लगता था कि मैं जूलियन को सबसे करीब से जानता था, पर शायद ऐसा नहीं था। मैं जानता था कि उन्हें ये सबसे बोझ लगने लगा था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी। हाँ, ये सच था, देश के सबसे बड़े वकील में से एक महान जूलियन मेंटल अब कभी वकालत नहीं करेंगे। आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं। मुझे आज जूलियन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने अपना आलीशान बंगला और उस लाल फेरारी को बेचकर मन की शांति के लिए वह भारत रवाना हो गए थे, शायद अपने जीवन के कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने।
ने। इन 3 सालों ने मुझे भी काफी हद तक बदल दिया। मैं अपने परिवार के महत्व को समझने लगा और कभी कभार आज भी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर जूलियन मेंटर को याद कर लेता हूँ। मगर ये जिंदगी मुझे चौकन्ना छोड़ती तो इसे जिंदगी कैसे कहेंगे। एक दिन मेरे दफ्तर में लगभग 30 साल का एक नौजवान व्यक्ति आया। वैसे ज्यादा काम होने की वजह से मैं लोगों से कम ही मिलता जुलता था, पर कुछ तो बात थी उस व्यक्ति में जो उस पर नजर पड़ते ही मैं काफी मोहित हो गया। एक अलग सा ही सुकून था उसके चेहरे पर जो उसे बाकियों से अलग कर रहा था। मैं मानो उसकी मौजूदगी से सम्मोहित हो चुका था कि तभी अचानक उस व्यक्ति ने बड़े ही विनम्रता से मुझे कहा, क्या आप अपने सभी मेहमानों से इसी तरह पेश आते हैं जिसने आपको अदालत की दाव पेश सिखाई? उनसे भी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं चौंक गया। जूलियन, ये तुम हो? हाँ, वो नौजवान सा दिखने वाला व्यक्ति जूलियन है। उत्साह की लहर मेरे अंदर मानो उमड़ सी जा रही थी। ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे समय लगा ये यकीन करने में, पर ये सच है। एक बदला हुआ जूलियन मेरे सामने इस तरह खड़ा था मानो फरिश्ते भी उसे देखकर शर्मा जाए। ये शहद सी मीठी आवाज, ये तेज, ये ठहराव, आखिर क्या किया था जूलियन ने इन 3 सालों में कि उसे पहचान पाना भी अब मुश्किल हो रहा था। चैप्टर 3। और एक बार फिर जूलियन ने मुझे अचंभित कर दिया। आखिर हिमालय की पहाड़ियों से ये कौन सी सजीवनी बूटी खाकर आए थे? मैं मन ही मन ये सोचने लगा, क्या वहाँ कोई जादुई कुआं है जो इंसान को जवान बना देता है? कैसे ये बुजुर्ग से दिखने वाले जूलियन इस तरह बदल गए मानो सभी देवी देवताएं इन्हीं पर मेहरबान हुए हों? आखिर इन 3 सालों में जूलियन कहाँ थे और क्या कर रहे थे? ये सभी सवाल मुझे उत्सुक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, जूलियन ने मेरे सभी सवाल मानो मेरी आंखों में पढ़ लिए। जूलियन ने सबसे पहले ये बात कबूला कि वो कितने गलत थे। उनकी जिंदगी किस तरह खुशी और महत्वपूर्ण सफलता के रास्ते से भटक गई थी। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अब कामयाबी की भूख त्यागनी होगी, क्योंकि यही बात अब उनकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। उस वक्त जूलियन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। यह फैसला था अपनी जिंदगी को चुनने का। एक अजीब सी रौनक थी उनके चेहरे पर जब जूलियन मुझे ये बात बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपना घर और अपनी चहेती लाल फेरारी बेचकर भारत जाने का फैसला लिया। जूलियन किसी बच्चे की तरह उत्साहित होकर मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, उस जगह के बारे में जहाँ सारी जीवन शैली प्रकृति के गोद में खेलती है। किस तरह वो गांव गांव में कभी रेल से तो कभी मीलों पैदल चलकर अपना बिखरा हुआ जीवन समेट रहे थे। मैं खुश था। जूलियन अब दोबारा हंसना सीख चुके थे। जूलियन ने तब मुझे बताया कि जगह जगह घूमने पे उन्हें हिंदुस्तानी सन्यासियों के बारे में पता चला। ये सन्यासी उम्र के मोहताज नहीं होते और कुछ ऐसे सन्यासी जिन्होंने इंसानी दिलो दिमाग पर काबू करना सीख लिया था। मुझे हैरानी हुई ये जानकर कि मेरे दोस्त जूलियन इन्हीं सन्यासियों के साथ अपना समय बिता कर आए हैं। उन अध्यापकों के साथ रहकर आए हैं जो बिना दक्षिणा के जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। तभी जूलियन ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसने मेरे पैरों तले जमीन हिला दी। कश्मीर की वादियों में घूमते वक्त वो एक खास योगी से मिले जिन्होंने जूलियन को उम्मीद की किरण दिखाई। जूलियन की ही तरह वो योगी भी एक सफल वकील थे जिन्होंने मोह माया त्याग कर सन्यासी जीवन जीने को चुना। योगी ने जूलियन को बताया कि कश्मीर से मिलो दूर हिमालय की चोटियों पे सिवाना नाम की एक बस्ती है जहां हिमालय के सबसे अत्यधिक सन्यासियों का वास है। ये सन्यासी उम्र के हर पड़ाव को पार कर चुके हैं और कुछ तो अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। वो जीते जी ज्ञान के सागर हैं जिन्हें आत्मा और शरीर को तृप्त करने के संदर्भ में प्राचीन कला हासिल है। उन सन्यासी को कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। ये सुनते ही जूलियन को मालूम हो चुका था कि अब उनकी मंजिल कहाँ थी। तब बिना वक्त गंवाए वो सिवाना की खोज में जुट गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जूलियन की तलाश भी शुरू हुई। शुरुआती दिनों में उसे बहुत दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जूलियन की मुश्किलें बढ़ती गई। रास्ते कठिन और जानलेवा बन चुके थे और अब तो खाना और पानी भी काफी नहीं पड़ रहा था। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पे उन खूबसूरत वादियों में अकेले ही चढ़ाई पर निकल पड़े। मैंने दबी हुई आवाज में जूलियन से पूछा कि क्या घर बार छोड़कर ये करना कठिन नहीं था। उनका जवाब उनकी ही तरह बेबाक था। जूलियन ने कहा कि मोह को त्यागना उनके जीवन का सबसे कठिन नहीं बल्कि सबसे आसान उपाय था, क्योंकि इसके बदले उन्हें तृप्त और अपार शांति नहीं मिलती।
जूलियन कई दिनों तक हिमालय पे भटकते रहे और अंत में उनकी सेहत भी उनका साथ छोड़ने लगी थी। एक मोड़ पे आकर वे टूट से गए थे। उनकी आंखों के सामने उनकी पिछली जिंदगी के पल किलकिलारियां भर रहे थे। वो क्या ढूंढने आए थे यहाँ, और क्या उन्हें वो मिल पाएगा? यही सोचते सोचते जूलियन की आंखें बंद हो रही थी। लेकिन तभी जूलियन ने अपने सामने एक छवि देखी। मैं ये सोच रहा था कि उस सुनसान और अनजान इलाके में किसी मनुष्य का होना कितना संभव होगा। खैर, जूलियन ने होश संभालते हुए लाल कपड़ों में लिपटे उस व्यक्ति से मदद की गुहार लगाई। जैसे ही वो व्यक्ति जूलियन की तरफ मुड़ा, उसकी दिव्यता देखकर जूलियन दंग रह गए। ऐसा अद्भुत स्वरूप जूलियन ने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे प्रभावित होकर जूलियन को ये समझ आ चुका था कि ये सिवाना के उन सन्यासियों में से एक होंगे। उस व्यक्ति ने जूलियन से पूछा कि आखिर वो सिवाना के सन्यासी को क्यों ढूंढ रहा था। तभी जूलियन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, और तब सन्यासी उन्हें एक शर्त पे अपने साथ सिवाना ले जाने के लिए राजी हो गया। शर्त ये थी कि सन्यासी के द्वारा मिलने वाले ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना और उन्हीं बातों से जरूरतमंदों की मदद करना। उस पल से ही सन्यासियों की तरह ही जूलियन का मकसद भी दुनिया को जीने की एक बेहतर जगह बनाना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इसके पार्ट 2 लाएं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।